हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 2, जहां पे काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की हम चर्चा करेंगे। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में भी यही सारी बातें चल रही थी, उसी बातों को आगे लेके चलेंगे। और आज जो हम बात करेंगे इट्स ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन, क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो पता चला कि भाई एक लीनियर वेलोसिटी भी आ रही थी, तो वैसे पता चलता है कि लीनियर एक्सेलरेशन का भी कहीं ना कहीं योगदान है इसमें। तो उन्हीं लीनियर एक्सेलरेशंस के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ आज हम जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लगा सकते हैं इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। साथ ही साथ कुछ सवाल जो हमने पिछले लेक्चर से भी करने हैं और आज जो पढ़ेंगे उस पर भी करेंगे, ठीक है। तो बेटा मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं एंड नाउ इट्स योर टर्न। तो मेरी कई बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बेटा सबसे पहली बात यही है कि नोट्स बना लेना। जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके नोट्स जरूर बनाइए। इसके अलावा डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अनिवार्य है, तो डीपीपीज सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीज आपको कहां मिलेगी, उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए, वहां पे आपको डीपीपी मिल जाएंगे। एंड इन केस डीपीपी में कोई डाउट आ जाए तो बेटा उसका सॉल्यूशन हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा, तो वो डीपीपी के सॉल्यूशंस भी आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं, सो आपको क्वेश्चन बैंक जैसे मिलता है आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने फायदे में रहोगे। मैं भी यहां क्वेश्चंस कराऊंगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा अपनी साइड से, बट यस उसके अलावा और भी क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं खुद से सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है, जिससे कि पता चल सके कि पिछले कुछ सालों में किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे यहां पे। एंड इसके अलावा बेटा जो भी डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, गाइडेंस होगी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपसे जो उम्मीद है बस यहां तक की कि भाई इतना सा पार्ट आप पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व करना, क्योंकि यही आपके लिए जरूरी है। एंड ट्रस्ट में बच्चे, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पूरे पैटर्न के हिसाब से करी तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि भाई यही पैटर्न है, इसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे कुछ नहीं छूटेगा, कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, एंड इसके हिसाब से प्रिपरेशन करने पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी रहेंगे, ठीक है। तो यह आपके लिए जरूरी होने वाला है, सो मेक श्योर भाई इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आप जब भी लेक्चर में आते हो तो खाली हाथ मत आना भाई, पेन और पेपर लेके साथ में रखना, क्योंकि जो भी चीजें यहां पे होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ओके चलिए जी, बहुत शानदार। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले एक बार पुरानी बातों को रिकॉल किया जाए। लास्ट टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर मोशन बेटा, और जब हम बोल रहे थे सर्कुलर मोशन तो हम समझ चुके थे कि यहां पे कुछ इस प्रकार का मोशन होगा जिसमें पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे चलेगा। तो जब पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में देयर विल बी द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। यहां पे बेटा ये पार्टिकल का सर्कुलर पाथ का सेंटर है, दिस इज द रेडियस वेक्टर, और पार्टिकल अगर घूम रहा है सो दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। पार्टिकल इसी पाथ में जाता है बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि v और ओमेगा में कोई रिलेशन होता था, तो याद है v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, एक रिलेशन था v और ओमेगा में। v बोले तो लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी। सीधी सी बात है, अगर यहां पे एक हुक लगा दी जाए, उससे रस्सी पकड़ के तुम्हें बोला जाए सीधा सीधा चलो, तो तुम कैसे चलोगे। यहां पे हुक लगा दी, ये रस्सी पकड़ी और हमसे बोला सीधा चलो, मैं चला सीधा सीधा सीधा, रस्सी की वजह से मैं घूम जाऊंगा। समझ रहे हो बात को, कैसी हुई कहानी बेटा। यहां पे हुक लगा दी, रस्सी को पकड़ के मेरी वेलोसिटी सीधी डायरेक्शन में, मैं तो सीधा चल रहा था, बिकॉज ऑफ द रस्सी मैं क्या हुआ, मुड़ गया बेटा यहां पे। तो हर जगह पे मेरी वेलोसिटी सामने की तरफ रहेगी, मैं कहीं पे भी रहूं मेरी वेलोसिटी सामने की तरफ। ये रस्सी पकड़ के रखी है मैंने, मैं सीधे सीधे चल रहा हूं, बिकॉज ऑफ द रस्सी मैं मुड़ जाऊंगा, लेकिन हर पॉइंट पे आई हैव द वेलोसिटी विच इज टेंजेंशियल टू दिस। तो यहां पे भी ऐसी ही कहानी है मेरे बच्चे, कि आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, पार्टिकल कहीं पे भी पहुंच जाए, उसके पास एक वेलोसिटी ऐसी रहने वाली है। पार्टिकल कहीं पे भी पहुंच जाए, उसके पास एक वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो रहेगी सी। हां ओमेगा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओमेगा है वो तो चल ही रहा है बेटा, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हां उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग से रहती है ना।
साथ ही साथ अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करें तो वेक्टर फॉर्म कुछ इस प्रकार से आया था कि v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और r वेक्टर इज एक्चुअली द रेडियस वेक्टर जिसका डायरेक्शन होता है सेंटर से अवे की तरफ, एंड इट इज अलोंग द रेडियस हैविंग द मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू r। ठीक है, इसके अलावा मैंने बोला था भाई लीनियर वर्सेस एंगुलर या सर्कुलर लिख लेता हूं सिर्फ यहां पे। तो लीनियर मोशन वर्सेस सर्कुलर मोशन, यहां पे सर हमारे पास होती थी लीनियर वेलोसिटी v, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था d, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा, यहां पे एक्सेलरेशन होता था a, यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा। साथ ही साथ रिलेशन भी डिफाइन करते जाना, जैसे कि अगर हमने बोला साहब कि डिस्प्लेसमेंट यहां पे x है तो यहां डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, यहां पे वेलोसिटी अगर v है जो कि dx बाई dt होती है ना, तो यहां पे वेलोसिटी होगी ओमेगा विच इज गिवन बाय डी थीटा बाई dt। इसको क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। फिर यहां पे एक्सेलरेशन होता है विच इज इक्वल टू dv बाई dt, तो यहां पे होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विच इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt। बहुत ही शानदार। तो ऐसी कहानियां हमें पता है, हमने सॉल्व की हुई है, अच्छे से समझा था क्या अंतर होता है इसमें। फिर आपको याद हो तो वेलोसिटी के लिए जब हम डिफाइन कर रहे थे तो ओमेगा एवरेज डिफाइन किया था, तो उसमें बोला था कि सर ये होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है, और एक होता था ओमेगा इंस्टेंटेनियस। तो भाई इंस्टेंटेनियस में तो सिंपली डी थीटा बाय डी टी करके डिफरेंशिएशन करके कहानी खत्म की जाती थी। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा एवरेज डिफाइन किया था विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी किया था हम लोगों ने। इसके अलावा अल्फा इंस्टेंटेनियस हमारे पास आया था जिसको कि हमने लिखा था डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी थी। फिर हमने रिलेशन निकाला था v और ओमेगा के बीच में, वैसे ही आज एक रिलेशन निकालने वाले a और अल्फा के बीच में। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा हमारे लास्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से हो चुकी है, सब कुछ हमें पता है बढ़िया तरीके से। और अगर ये सारी बातें हम जानते हैं तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी जिसमें हम फाइंड करेंगे द रिलेशन बिटवीन, ओह पर वो बाद में आएगा, क्वेश्चन कर लेते पहले। चलो ठीक है, मैं रिलेशन बताना चाहता था लेकिन क्या करूं, अभी इन्होंने मुझे बाउंड कर दिया, बोला पहले साहब क्वेश्चन कराओ उसके बाद करेंगे। चलो ठीक है, छोड़ो यार, रिलेशन बाद में पढ़ लेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, हाँ भाई सवाल देख लो। पहला सवाल बोलता है एक पार्टिकल जो कि रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में कंप्लीट करता है फर्स्ट 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस इन 2 seconds while the next 1/3 in 1 seconds the average angular velocity of the particle will be। बेटा यहां पे क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताना है। सर्कुलर पाथ का 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस उसने 2 seconds में कवर किया एंड सेकंड 1/3 पार्ट उसने जो है 1 seconds में कवर किया। तो बेटा पहले तो उसकी स्पीड क्या थी, कम थी, बाद में उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई क्योंकि सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर कर रहा है। तो मैं समझ गया कि उसकी स्पीड पहले कम थी बाद में बढ़ गई, लेकिन मुझे तो क्या उससे, मुझे तो एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज निकालना तो आता है ना आपको। देखो भाई कैसे करने इस क्वेश्चन को सॉल्व, दिमाग लगाओ जल्दी से, देखो क्या आंसर आ सकता है इसका। सोच लिया होगा तुम लोगों ने कुछ, मैंने सोचा और मैंने सोच के ये डिसाइड किया कि यार ये सर्कुलर पाथ, ठीक है, यहां पे होगा सेंटर। बेटा 1/3 पार्ट मतलब कुछ इस प्रकार से इसका बंटवारा होना चाहिए। 1/3 पार्ट के लिए इसका बंटवारा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए बेटा। हाँ सर बिल्कुल सही किया आपने। तो मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया तो t = 0 पे हम यहां थे, t = 2 seconds पे हम यहां थे, क्योंकि उसको पहले कितना टाइम लगा बेटा, 2 seconds का टाइम लगा ना यहां से यहां तक पहुंचने में। कितना डिस्टेंस चले हैं सर, सर्कमफेरेंस का 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस, 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस। फिर अगला डिस्टेंस ट्रेवल किया 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस और यहां पे पहुंचे और यहां पे टाइम था बेटा 3 seconds का। सर आपको कैसे पता चला 3 seconds का, पहले उसको यहां से 2 सेकंड लगे, यहां से उसको 1 सेकंड लगा यहां तक पहुंचने में। तो मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूं बेटा, लेट अस से दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C। तो A से B जाने में उसको कितना लगा, 2 seconds लगा, तो 0 से लेके 2 seconds पे यहां पे आ गए। While the next 1/3 in 1 second, अगला 1/3 पार्ट उसने 1 सेकंड में कवर किया, तो 2 में 1 को ऐड किया तो क्या मिला, 3 seconds मिला। द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बेटा यहां पे कितना एंगल कवर किया जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा θ1, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा θ2, है ना।
तो अगर यहां पे ओमेगा एवरेज की बात की जाए तो ओमेगा एवरेज इज गिवन बाय, भाई यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, θ1 प्लस θ2, और टोटल टाइम कितना लग गया बेटा, यहां पे t इक्वल टू 0 था, यहां पे t इक्वल टू 3 था, तो 3 माइनस का 0। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर आपने θ2 माइनस θ1 क्यों नहीं किया। बेटा θ2 माइनस θ1 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, यानी कि θ1 ऑलरेडी चल चुके हैं, उसके बाद फिर θ2 चले। पहले जो मैं आपको बताता था जिसमें θ2 माइनस θ1 करते थे वो कहानी कुछ इस प्रकार से होती थी, जो मैं आपको बता रहा था ना बेटा जिसमें θ2 माइनस θ1 करते थे वो कहानी कुछ इस प्रकार से होती थी कि पार्टिकल है, चलना शुरू किया, इधर आए, ये सेंटर से यहां पे आए और एक पार्टिकल यहां पे है, यहां से यहां तक जाते थे θ1, यहां से यहां तक जाते थे θ2। समझ लो बेटा, अंतर समझ है आप तो, ठीक है। तो यहां पे t इक्वल्स टू 0 होता था, यहां पे t1 टाइम पे होते थे और यहां पे t2 टाइम पे होते थे। तो मैं आपसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछता था कहां से कहां तक, t1 से लेके t2 के बीच में। मैं आपसे क्या पूछता था, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछता था कहां से कहां के बीच में, t1 से लेके t2 के बीच में पूछता था मैं आपसे। तो अंतर आपको समझ आ रहा होगा कि t1 से लेके t2 के बीच में पूछता था पहले मैं आपसे, तो कहानी लिखते थे कि भाई साहब यहां पे कितना एंगल चले होंगे, तो उस केस में हमें बताना होता था कि इतने से पार्ट में कितना एंगल चले हो। तो सर ये पूरा θ2, ये θ1, तो हो जाएगा θ2 माइनस का θ1। तो अंतर समझ लो ना बेटा, कब आपको θ2 माइनस θ1 लिखना है, कब आपको θ1 प्लस θ2 लिखना है ना। और टाइम यहां पे t2, यहां पे t1, सो t2 माइनस का t1। तो ये बात आप समझो कि यहां पे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना है आपको, यहां पे क्या लिखना है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे रट्टा मत मारो बेटा, ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है कि रट्टा मार लिया कि सर मुझे याद हो गया इट इज ऑलवेज θ2 माइनस θ1, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सवाल हमने किया इसने हमारी हालत खराब कर दी। इट इज नॉट θ2 माइनस θ1, इट इज θ2 प्लस θ1 या फिर θ1 प्लस θ2 अपॉन में t2 माइनस t1 किया है। ऑल्दो टाइम इंटरवल का रट्टा मार लो भले से तुम, टाइम इंटरवल इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया। टाइम के लिए तो चलेगा लेकिन एंगल के लिए इट शुड बी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस क्लियर होता होगा भी आप लोगों को, डिफरेंस क्लियर होता होगा दोनों सिनेरियोज में। एक सिनेरियो ये है और एक सिनेरियो ये है ना मेरे बच्चे। चलो अच्छा, अगर यही चीज मैं आपसे 0 से लेके t2 तक पूछता तो क्या लिखते फिर, अगर यही चीज मैं आपसे 0 से लेके t2 तक पूछता तो क्या लिखते फिर, तो उसमें लिखते साहब θ2 डिवाइड बाय t2 माइनस का 0, यानी कि θ2 डिवाइड बाय t2। यही चीज अगर मैं आपसे 0 से लेके t2 तक के लिए पूछता तो आपका आंसर ये आता फिर, सही है ना हाँ सर बिल्कुल सही है। और यही चीज अगर मैं यहां से लेके यहां तक के लिए पूछता तो 0 से लेके t1 तक के लिए पूछता तो ओमेगा एवरेज आ जाता θ1 बाय t1। सो देयर इज अ डिफरेंस बेटा, वो अंतर आपको समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे बहुत शानदार, आई होप अभी कहानी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो अब दोबारा हमारे सवाल की ओर चलते हैं। दोबारा सवाल पे चले तो θ1 और θ2 होने कितने चाहिए सर, दिस इज द 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, दिस इज द सेकंड 1/3 पार्ट एंड दिस इज द थर्ड 1/3 पार्ट, यानी पूरे सर्कल को 3 इक्वल एंगल्स में काटे, पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया है। और जब इनको इक्वल पार्ट्स में काटा है तो ये एंगल भी तो इक्वल ही कटेंगे बेटा। पूरा जो एंगल होता है, यहां पे मैंने बोल दिया θ3 मान लो यार, मान लिया अगर पूरे सर्कल को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, दिस इज द 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस अगेन, आपने पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया है, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा था वो भी 3 इक्वल पार्ट्स में कटेगा बेटा। फ्रॉम द फिगर वी नो बेटर कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2 पाई, ऑब्वियस ये बात है 360 डिग्री होना चाहिए सब। और जब ये इक्वल पार्ट्स में कटे हैं, ठीक है, सिंस दे आर डिवाइडेड इक्वली, दे आर डिवाइडेड इक्वली बेटा, इक्वली इनको काटा गया है एंड इफ दे आर डिवाइडेड इक्वली सो θ1 बराबर θ2 बराबर θ3। तो भाई साहब ऐसे केस में अगर आप देखोगे सो θ1
प्लस का थीटा वन शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। सही बात है। थीटा वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा वन 360, 3 टाइम्स ऑफ थीटा वन शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ थीटा वन। अच्छा एक काम करे यार, ये 360 डिग्री नहीं पाई के टर्म्स में रहने देते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला रेडियन चाहिए अपने को, है ना, डिग्री नहीं चाहिए अपने को, रेडियन चाहिए, तो इसको 2 पाई रहने दो बेटा। तो यहां पे भी डिग्री नहीं चाहिए, रेडियन चाहिए, तो इसको 2 पाई रहने दीजिए। तो बेटा थीटा वन की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 3। थीटा वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा वन आ जाएगा सर 2 पाई बाई 3, और यही वैल्यू हो जाएगी थीटा टू की भी 2 पाई बाई 3, और यही वैल्यू हो जाएगी थीटा थ्री की भी 2 पाई बाई 3। चलिए बेटा, तो काम हो गया कंप्लीट। थीटा वन, थीटा टू, थीटा टी निकालिए, और यहां पे अब हम वैल्यूज पुट करके विल फाइंड द एवरेज वैल्यू। सो ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 0, 2 टाइम्स ऑफ थीटा वन डिवाइडेड बाय 3, सो 2 टाइम्स 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा वन की जगह 2 पाई बाय 3। योर आंसर कम्स आउट बी 4 पाई बाय 9 इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एवरेज। और ये कहानी चलेगी रेडियन पर सेकंड में। ये कहानी चलेगी किसमें, रेडियन पर सेकंड में। किसमें चलेगी कहानी, रेडियन पर सेकंड में। तो ये है हमारा आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 4 पाई बाय 9 रेडियन पर सेकंड। छाप लीजिए मेरे बच्चे इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट, कर लिया नोट, क्या बात है। चलिए बेटा ये भी नोट करो, डन। सच में फिर ज्ञान की बात, हैशटैग ज्ञान की बात। अब देख लो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, अगर नोट करनी तो कर लो, नहीं करनी तो तुम्हारी मर्जी यार। देखो हम किसी बात पे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे तुमसे, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है भाई, है ना। एक्स्ट्रा ज्ञान जहां से मिले ले लो। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ वॉच। अच्छा, एक तो मिनट हैंड और एक आवर हैंड, दोनों के एंगुलर स्पीड्स का रेशियो चाहिए, कैसे फाइंड करोगे। अरे यार बड़ा सिंपल है, हलवा सा सवाल है। क्या तुम खुद करना चाहते हो इसको सॉल्व, खुश होंगे खुद सॉल्व करके? बिल्कुल सर, चलो। हाँ जी साहब, तो एक हो गया हमारी मिनट वाली घड़ी, और एक हो जाएगी हमारी घंटे वाली घड़ी, जो यहाँ पे है। एक छोटी होती है एक बड़ी होती है ना। हाँ, तो मिनट हैंड आवर हैंड, मिनट हैंड आवर हैंड, बताओ जरा इनके एंगुलर स्पीड का रेशियो। जल्दी से सोचो जरा, दिमाग लगाओ। लगा लिया दिमाग, लगा लिया दिमाग, लगा लिया दिमाग। मैं सॉरी बेटा, मैं बात करूंगा एक चक्कर की, हम बात करेंगे एक कंप्लीट राउंड की, फिर भले वो मिनट हैंड हो या फिर वो हो आवर हैंड। सो विल टॉक अबाउट द कंप्लीट राउंड, एक राउंड की बात करेंगे। तो फॉर 1 राउंड, ऐसा करने से पता है क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो हमें पता ही है एक राउंड में कौन कितना समय लेते हैं। तो बेटा 1 राउंड की बात करते हैं। सबसे पहली हम जो चर्चा करेंगे फॉर द मिनट हैंड, है ना। एक राउंड में मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितनी होती है भाई। जो एंगल कवर करेगा वो होगा 2 पाई का। ऑब्वियस ही बात है सर, एक चक्कर में जो एंगल कवर किया जाता है 2 पाई का होता है। एक चक्कर में मिनट हैंड को जो टाइम लगता है वो कितना होता है बेटा, 60 मिनट का। सब टाइम कितना लगता है उसको, 60 मिनट्स का। यार एक काम कर लें, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, मजा ही आ जाएगा, है ना। चलो छोड़ो, मिनट्स में रहने दो, अभी आवर हैंड की कहानी थोड़ा सा अलग हो जाइए। तो यहां से इसका ओमेगा फॉर द मिनट हैंड अगर हमने निकाला, इट कम्स आउट बी 2 पाई बाय 60। ठीक है, आंसर आएगा रेडियन पर मिनट्स में। खुश हो तुम लोग? रेडियन पर सेकंड होता तो और मजा आता, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे आवर हैंड की। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे आवर हैंड की। सो हमने बात करी आवर हैंड की, आवर हैंड। हाँ जी बेटा, तो आवर हैंड कितना चला सर, वो भी उतना ही चला जितना मिनट हैंड चला। बहुत बढ़िया। आवर हैंड को कितना टाइम लग गया,
पर सर इसको टाइम पता नहीं कितना लगा। देखो भाई, एक चक्कर काटता है तो 12 घंटे हो जाते हैं, हाँ सर बिल्कुल होते हैं, तो इनको टाइम लगा है 12 आवर्स का। बट सर यहां पे कहानी मिनट में चल रही है, आप आवर्स में ले रहे हो, तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो टाइम हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। मैंने कितने की बात करी बेटा? एक चक्कर की बात करी। मैं सिर्फ एक राउंड की बात करूंगा, क्योंकि एक राउंड काफी है ना, 2 राउंड में क्या करोगे समझ के, फिर 24 हो जाएगा, फिर है कोई मतलब नहीं, छोड़ो। तो भैया यहां पे ओमेगा फॉर द आवर एंड कैन बी गिवन बाय 2 पाई बाय 12 इंटू 60 रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट। ये मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी, वो आवर हैंड का एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं यहां पे मिनट हैंड और आवर हैंड के एंगुलर स्पीड्स का रेशियो निकाल दूं तो इट कैन बी सिंपली रिटन एज ओमेगा फॉर द मिनट हैंड डिवाइड बाय ओमेगा फॉर द आवर हैंड, गिवन बाय 2 पाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 12 इंटू 60। जो जो कटता है काट डालो, जैसे कि सर 2 पाई से 2 पाई, 60 से 60, और जो रेशियो आता है इट इज नथिंग बट 12:1 का। सो द रेशियो कम्स आउट बी बेटा 12:1। यहां पे लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड और आवर हैंड की एंगुलर स्पीड का जो रेशियो आ रहा है 12:1 का आ रहा है, ठीक है, रेशियो आ रहा है 12:1 का। सो यहां पे ये सवाल हमारा हो जाता है समाप्त। उम्मीद करते हैं समझ आ रही होगी बातें, छाप लो जल्दी से। किया नोट सभी ने? किया नोट सभी ने? पक्का ना? चलिए भाई साहब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट एंड अल्फा आर द कांस्टेंट। ओमेगा नॉट जो है वो 1 रेडियन पर सेकंड है, अल्फा 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड्स विल बी। बेटा 2 सेकंड्स पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? है थीटा दे रखा है, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी मांग रहा है, क्या करें सर? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ये तुम्हारा टास्क है। क्या सोचे हो? सोचा ये कि एक काम करो, थीटा दे रखा है और ओमेगा निकालना है, तो क्यों ना मैं उसका डिफरेंशिएशन कर लूं। भाई थीटा जो पता है ओमेगा नॉट का टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, ओमेगा जो होता है वो होता है डी थीटा बाई डी टी, तो हमने भी यही काम किया, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा को जब हम सॉल्व करने गए तो भाई यहां पे देखो ओमेगा नॉट कांस्टेंट था, टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1, हाफ अल्फा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। साहब 2 से 2 मर गया, तो ओमेगा बनता है ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी। अब आपको क्या एंगुलर वेलोसिटी चाहिए? हां सर हमें बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का 2 अल्फा। क्या ये बात सही है? ओमेगा नॉट की जगह 1 पुट करने जा रहा हूं मैं, ओमेगा नॉट की जगह 1 प्लस 2, अल्फा की जगह 1.5। भाई साहब ओमेगा हो रहा है 1 प्लस का 3, बोले तो 4 रेडियन पर सेकेंड। चलिए जी यही है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो 2 इंटू 1.5 3 होता है बेटा, ठीक है। 2 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं ना, तो टी की जगह 2 पुट किया, सो ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा, अल्फा की जगह 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 और प्लस का 1 4। कहानी खत्म है ना। कितने हलवे सवाल है यार, कर लोगे ना भाई, ऐसे सवाल आएंगे तो। हाँ अभी शुरुआत है इसलिए तुम्हें इजी लग रहे हैं ना, अभी आगे चल के थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सब्र करो। हो गए ये सब, आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय ओमेगा, द टाइम व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन ceases to be 0 will be। बेटा तो वो टाइम बताना जब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हाँ फिर से वही सब दे दिया सर, क्या करें, परेशान हो गए ऐसे सवालों से तो।
खत्म करो जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। साहब ओमेगा दे रखा है 1.5 टी माइनस का 3 t² प्लस का 2, और वो समय बताइए जब एंगुलर एक्सेलरेशन सीजेस टू बी 0। तो पहली बात तो ये कि अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी ओमेगा बाय डी टी। तो यार एक काम करो ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो ना, और डिफरेंशिएशन 1.5 टी माइनस का 3t² प्लस का 2 बाय डिफरेंशिएशन क्या, 1.5 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस का 3 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन 2t होता है, और प्लस का 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। कोई ऐसा बालक तो नहीं है जो अनजान है डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया से, नहीं है ना। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 माइनस का 6t। क्या मुझे बताना है वो समय जब अल्फा 0 हो जाएगा? बिल्कुल। तो व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 0, व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 0, तो 1.5 माइनस का 6t शुड बी 0। तो 1.5 शुड बी इक्वल्स टू 6t, सो t शुड बी इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाय 6। 6 पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 15 4 60 होते हैं, है ना, यही होता है ना, 15 4 60 होते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1/4 सेकेंड्स। तो एक काम करें क्या सर, ये कहानी 16 सेकेंड्स में चल रही है, तो इसको मिनट्स में लिख लें क्या? सोचो ना जरा, क्या मैं इसको सीधा लिख दूं क्या 15 मिनट? बोलो, है 15 मिनट? सब 1 सेकंड में होते हैं 1/60 मिनट्स। उल्टा लिख दिया ना, 1/4 सेकंड, उल्टा लिख दिया यार। मिनट्स में कन्वर्ट करने जाओगे तो 1 सेकंड में होते हैं 1/60 मिनट, तो 1/4 में होते हैं 1/24 40 मिनट। अरे नहीं, मजा ही नहीं आएगा, छोड़ो इसको, ऐसे रहने दो, मजा नहीं आएगा, है ना। तो 15/60 मिड सेकेंड्स हो रहा है, 15 4 60 होता है, 1/4 सेकेंड। छाप लो भाई, यहां तक ठीक है। मिनट्स में कन्वर्ट करने जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी फिर, ठीक है। तो मिनट्स में करोगे तो 15 मिनट्स आ जाएगा ना आंसर बेटा इसका। देख लेते यार, कंफ्यूजन नहीं पालने का। ओहो, नहीं आएगा, मैं वही बोल रहा था, तुम लोग मानते नहीं हो मेरी बात, है ना। चलिए, हो गया, लिख लिया सभी ने, पक्का? बढ़े अगले सवाल की ओर, आ जाओ बेटा। अगला सवाल बोलता है एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है विद द लीनियर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी। बेटा बड़ा सिंपल सा रिलेशन है आपके पास, है कि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था, रेडियस दे रखी थी 20 सेंटीमीटर की, और ये मूव कर रहा था विद द लीनियर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे आपको निकालना था ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर होता है। तुमने दिमाग लगाया, 10/20 लिखा, और आंसर आ रहा होगा 1/2। लेकिन समझो जरा, ये 20 नहीं, ये 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 20/100 करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं 0.2 मीटर। तो अब इसको करेक्शन करेंगे और यहां लिखेंगे 0.2 मीटर। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो आंसर आता है 50 रेडियन पर सेकेंड। आंसर आता है 50 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये बात सही है? v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन आर। v का वैल्यू 10 है, अपॉन में 20 सेंटीमीटर है, 0.2 लिखा, पॉइंट हटाया, इक्वल 0 लगाया, 2 से 50 रेडियन पर सेकंड इज आंसर। हलवा सवाल था, छाप लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया? चलिए भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A particle is moving in a circular path with the velocity varying with the time as v equals to 1.5 t² plus 2t. If 2 centimeter is the radius of the circular path, then the angular acceleration at the 2 centimeter. क्या करें, क्या करें, क्या करें? ओके, कैसे दिमाग लगाएं सर इसमें? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था इसमें, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर। एक काम करें क्या यार, इसको ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट करके देख लें क्या एक बार? देखो भाई, ऐसे तो हमारे पास एक अप्रोच और है, बट क्या है कि तुम्हें अभी वो मैंने अप्रोच बताई नहीं है। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है, अगर तुम्हें वो रिलेशन पता है तो बहुत बढ़िया। अब मैंने तो बताई नहीं तुम्हें, तो तुम कैसे करोगे इसको? तो एक काम करते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा आर कर देते हैं, ओमेगा और ओमेगा को लिख देते हैं v बाई आर।
तो पूरी कहानी को r से डिवाइड कर दीजिए, तो साहब ये हो जाएगा 1.5 टी स्क्वायर प्लस का 2t डिवाइड बाय r। बेटा r कितना है यहाँ पे साहब, r है 2 सेंटीमीटर्स का, बोले तो 0.02 मीटर्स। बहुत शानदार, कहानी में सब जगह 0.02 चिपकाते हुए चलो। ठीक है भाई, तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई मुझे कितने, 1.5 डिवाइड बाय 0.02 इंटू टी स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइड बाय 0.02 इंटू टी। साहब ओमेगा मिल चुका है, हाँ बिल्कुल मिल चुका है। अगर मैं अल्फा निकालना चाहता हूं तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर दे, सिंस वी नो दैट अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, है ना। अभी क्या है कि हमें अल्फा और आर में रिलेशन नहीं पता था, इसलिए समस्या हो गई, लेकिन अभी पता चल जाएगा वो रिलेशन भी, अभी बता दूंगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना बनेगा, पॉइंट आई थिंक बनेगा 15/20, उसके 2 जीरो आएगा, 150/2 पॉइंट हटाया 0 आया, 150/2 75 और ये हो जाएगा कितना 100t। ठीक है, कैसे कैसे किया भाई, ये सब पॉइंट हटाए तो इट कम्स आउट बी 75 टी स्क्वायर प्लस का 100t। तो डिफरेंशिएशन किया और 75 एज इट इज आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t और 100 कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा t का वो हो जाएगा 1। तो अल्फा की वैल्यू होगी 150 इंटू टी प्लस का 100। अब क्या है ना कि वो 2 सेकेंड्स पे पूछ रहा है, तो t की जगह 2 पुट कर दीजिए, काम बन जाएगा। सो t की जगह 2 सेकेंड्स पुट करने पे अल्फा का जो वैल्यू बनेगा इट कम्स आउट बी 150 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 100। सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 300 प्लस का 100, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 400 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है, तो यार सीधी बात है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे जो है ना वो 2 सेंटीमीटर का है, छोटा है रेडियस, तो इतनी अल्फा बन सकता है ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ जितना छोटा होगा उतने ज्यादा स्पीड से आप, मतलब उतने सेम टाइम में ज्यादा स्पीड से आप कवर कर सकते हो पाथों को, मतलब ठीक है यार, क्या बोलूं सर। अब इसके बाद मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा, इस क्वेश्चन को उस रिलेशन से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है, बेसिकली यहां से कहानी शुरू होती है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आर। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ। तो यहां से कहानी शुरू होती है बेटा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं बेटा हम लोग, है ना। तो साहब कैसे करना है वो रिलेशन फाइंड, बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। आप जानते हो कि जो v वेक्टर होता है इट कैन बी रिटन एज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, वेयर r इज द रेडियस वेक्टर, है ना। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे क्या होगा, dv बाई dt, वो भी वेलोसिटी के फॉर्मेट में, इक्वल्स टू यहां पे d बाई dt ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। बेटा क्या यहां पे uv रूल लग जाएगा क्या, बट मेक श्योर इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ऑर्डर को चेंज मत करना। सिंस इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बोला कि साहब एक काम करो, यहां पे जो आप dv बाई dt लिख रहे हो वो तो ठीक है, बट पहले यहां पे ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने और r को छोड़ दिया एज इट इज, फिर हमने क्या किया, ओमेगा को छोड़ दिया एज इट इज और डिफरेंशिएशन कर दिया r का। मैंने क्या बोला था आप लोगों से, जो करना है करो, बट ऑर्डर के साथ छेड़खानी मत करना। ये नहीं कि इससे पहले r लिख दिया, ओमेगा को बाद में लिख दिया। मैंने ऑर्डर को वही रखा है और एक बार पहले r को कांस्टेंट रख के बाहर कर दिया, फिर एक बार ओमेगा को रख के बाहर डिफरेंशिएशन किया, ठीक है बेटा। dv बाई dt इज द एक्सेलरेशन, a शुड बी इक्वल्स टू, बेटा यहां पे देखो d ओमेगा, ओमेगा बाई dt क्या होता है, ये अल्फा।
तो डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस भाई डी आर बाई डी टी क्या होता है वी। अरे पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ वेलोसिटी देता है। तो मेरे बच्चे यहां पे एक्सेलरेशन और अल्फा में रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब समझो बात, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बात तो पता चलती है हम लोगों को भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक बात पता चली मुझे, क्या कि साहब अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन है, अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन है तो इसको और इसको भी क्या होना पड़ेगा, इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, लीनियर एक्सेलरेशन ही होना पड़ेगा, तभी जाके बात बन सकती है। भाई उन्हीं को इक्वेट करोगे ना जिनके सेम डायमेंशन होते हैं, उन्हीं को तो इक्वेट किया जाता है जिनके सेम डायमेंशन है। अगर इसका डायमेंशन LT-2 है तो इसका डायमेंशन भी LT-2 होना चाहिए, इसका डायमेंशन भी LT-2 होना चाहिए। सेकंड थिंग, आप उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका सेम डायमेंशन है, यानी इसका डायमेंशन भी वही होगा जो इसका डायमेंशन है और इन दोनों का डायमेंशन वही होना चाहिए जो इसका डायमेंशन है, तभी इनको आपस में इक्वेट किया जा सकता है। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता चला कि ये अगर लीनियर एक्सेलरेशन है तो ये भी लीनियर एक्सेलरेशन होगा, ये भी लीनियर एक्सेलरेशन होगा। मतलब कि अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्या ये भी कोई एक्सेलरेशन होगा? तो जी हां, इसको कहते हैं बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये भी एक प्रकार का लीनियर एक्सेलरेशन ही है। और जो नेट एक्सेलरेशन मिलता है ये क्या है? नेट एक्सेलरेशन। ये क्या है? इट इज द नेट एक्सेलरेशन। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन मिला है वो हमें कैसे मिला? दो एक्सेलरेशन के वेक्टर एडिशन से, है ना। तो एक एक्सेलरेशन हो गया टेंजेंशियल और दूसरा जो होता है इट इज गिवन बाय ACP, नाम दिया गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नाम दिया गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पता चला कि यहां पे भी लीनियर एक्सेलरेशन है, बट वो लीनियर एक्सेलरेशन असल में दो अलग अलग एक्सेलरेशन के रिजल्टेंट से मिल रहा है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई यहां से पार्टिकल को पकड़ा, है ना, यहां से हुक लगाई, ये रस्सी पकड़ ली मैंने, अब मैं सीधा जा रहा हूं, मेरी वेलोसिटी सीधी, जैसे जैसे जाऊंगा वेलोसिटी घूमती जाएगी। वैसे ही अगर ये रस्सी को पकड़ के मैं एक्सेलरेट करता हूं तो मेरे पास दो एक्सेलरेशन आते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल की हम बातें करेंगे, हमारे लिए मेन आज मुद्दे की बातें ये दोनों ही है, ठीक है। तो साहब हमें रिलेशन तो मिला नहीं, अरे मिल गया रिलेशन भी। दिस इज द रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। अच्छा सर ये तो चलो समझ गया मैं, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक आ गया, ये तो आपने वेक्टर फॉर्मेट में लिखा थी पूरी कहानी, मुझे तो सिंपली बता देता ना मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन होता था। तो यहां पे देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा के बीच में रिलेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे? क्या ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे? हाँ सर बिल्कुल सही बोले, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमने बोला कि V परपेंडिकुलर है ओमेगा के और ये ओमेगा परपेंडिकुलर है R के, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे बोलो क्या ओमेगा और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? हाँ, क्या ओमेगा और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या अल्फा और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? सर डायरेक्शन ऑफ अल्फा, direction of alpha is same as that of omega। भाई ओमेगा का चेंज जिस डायरेक्शन में है अल्फा भी उसी डायरेक्शन में है। तो फिलहाल हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, तो बॉडी अगर इनिशियल रेस्ट पे है तो जिस डायरेक्शन में उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसके पास क्या आ जाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। तो अगर
जो डायरेक्शन ओमेगा की है अल्फा की भी वही डायरेक्शन होगी। तो सेम कहानी, तो मैं बोल सकता हूं कि v वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ओमेगा के, परपेंडिकुलर होगा r के। तो सिमिलरली कहानी अल्फा के लिए भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, कोई मना नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, इतना सा नोट कर लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना सा नोट करो बेटा पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? हो गया सभी का नोट? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो रिलेशन आपके पास आया तो उसमें सबसे पहला जो है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सबसे पहला क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एज बाय द नेम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये किस डायरेक्शन में लगेगा आओ जरा चर्चा करते हैं। ये कोई सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे ये कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पे अगर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस। So this is the direction of the tangential acceleration. So as by the name, वो हमेशा सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल रहेगा, along the tangent रहेगा। किसी भी पॉइंट पे आप बात कर लीजिए, किसी भी पॉइंट पे बात कर लीजिए, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। तो कहीं पे भी बात करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा ऐसे रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इफ दिस इज द सेंटर, सो इज इट परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर? बिल्कुल सही पकड़े हो। इज इट परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर? इज इट परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर? और इज इट परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर? यहां पे भी बताओ। कहीं पे भी देख लो, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दूसरी बात बेटा, बॉडी कैसे घूम रही है? सर पाथ तो ये वाला है ना, तो इसके घूमने का डायरेक्शन ये वाला, मतलब अगर इस डायरेक्शन में देखें तो अल्फा इसी डायरेक्शन में आएगा। बोलो जरा, अगर मैं इसके डायरेक्शन पे गौर फरमाऊं तो क्या अल्फा का डायरेक्शन यही है? क्या अल्फा का डायरेक्शन सही बनाया मैंने? अरे जिस डायरेक्शन में ओमेगा उसी डायरेक्शन में अल्फा, और ये तो एक्सियल वेक्टर होते हैं, अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। तो टेंजेंशियल के लिए अगर मैं बात करूं सो एटी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा था, यही लिखा था, चेक कर लें एक बार। हाँ सर, अल्फा क्रॉस आर। अगर मैं टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूं सो इट विल बी योर अल्फा आर साइन थीटा। साहब अल्फा और आर परपेंडिकुलर है, अल्फा और आर परपेंडिकुलर है, सो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आता है अल्फा आर, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। यही है रिलेशन लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में। अब इसको निकालने का एक और तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी डायरेक्शन वगैरह को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम बन जाता है ना। एक और तरीका है इसको वैसे फाइंड करने का, सेम आंसर आता है, बट वो सही तरीका मैं नहीं मानता हूं क्योंकि उसमें मजा नहीं आता। आप जानते हो v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है ना, आप जानते हो v इक्वल्स टू ओमेगा आर है। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या होगा? dv बाय dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया dv बाई dt इक्वल्स टू d ओमेगा बाई dt डॉट r तो कांस्टेंट होता है ना बेटा, बाहर निकाल के रख दिया, r कांस्टेंट है, बाहर निकाल के रख दिया। क्या है ये? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है? अल्फा, और इसको क्या कहते हैं? r। तो बेटा देखो जरा, क्या a इज इक्वल्स टू अल्फा r? एक और चीज मिल गई क्या? हाँ साहब मिल गई
बेटा यहां पे आपने सिर्फ ए लिखा है, क्या कोई समस्या थी? हाँ सर एक समस्या थी, पता नहीं ये कौन सा है, नेट एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसीलिए बोल रहा हूं सेकंड मेथड कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, लेकिन आज के बाद पता चल जाएगा। आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, आपने ये प्रॉपर तरीके से निकाला, मक्कारी करके सेकंड मेथड से आपने ये निकाला और दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करके पता चल गया कि साहब ये जो है वो भी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तभी तो भाई ये भी अल्फा आर, ये भी अल्फा आर, तो ये एक्सेलरेशन कौन सा होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए। ये कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए, इसको साहब टेंजेंशियल होना पड़ेगा। तो इसको कौन सा एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना पड़ेगा। और अगर मेरे बच्चे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो क्या मैं बोलूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिखते हैं? बोलो जरा, क्या मैं बोल दूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी बोलते हैं? बोल दूं क्या ऐसी बातें? दोनों को कंपेयर करके ये वाली बात बोल सकता हूं क्या मैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी बोलते हैं। मैंने यहां पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया था, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला अल्फा आर। फिर यहां पे मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया, डायरेक्ट मेथड लगा के मैंने देखा v इक्वल्स टू ओमेगा आर, dv बाई dt इक्वल्स टू d ओमेगा बाई dt इनटू r। तो यहां पे पता नहीं था पहले मैं इस बात से अनजान था कि साहब ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, बट जब मैंने यहां पे देखा तो मैंने अभी लिख दिया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा आर। फिर मैंने इसको कंपेयर किया, यहां पे कंपेयर करके पता चला कि ये भाई साहब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होगा, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और ये तो dv बाई dt था। मतलब क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है? हाँ, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is responsible for change in speed। क्या बात है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करने के लिए जिम्मेवार है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिम्मेवार है स्पीड को चेंज करने के लिए। अगर सर्कल में घूमते घूमते लीनियर वेलोसिटी अगर बदल गई, सर्कल में घूमते घूमते अगर लीनियर वेलोसिटी बदल गई तो इसका कौन जिम्मेदार है? बोलो, सर्कल में घूमते घूमते अगर लीनियर वेलोसिटी बदल गई, कौन जिम्मेदार? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर्कल में घूमते घूमते ओमेगा बदल गया, कौन जिम्मेदार? एंगुलर एक्सेलरेशन। अंतर समझो, सर्कुलर मोशन में अगर ओमेगा चेंज हो जाए तो कौन जिम्मेदार? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में अगर लीनियर वेलोसिटी बदल गई तो कौन जिम्मेदार? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहानी क्लियर रहेगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की? क्या मेरे बच्चे कहानी क्लियर रहेगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की? चीजें समझते हो ना तुम लोग रिलेट कर कुरा के? पक्का? सच में? अच्छा, आओ भाई आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस जो हम करेंगे, इट्स ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेकेंड केस किसका आता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का। हां जी साहब, आओ जरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ACP इज इक्वल्स टू गिवन बाय क्या था? ओमेगा क्रॉस बी। हाँ साहब, ओमेगा क्रॉस बी, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, फिर से मुझे सर्कल की जरूरत, तो मैंने बनाया एक सर्कल, बढ़िया मस्त वाला सर्कल की जरूरत पड़ी, सर्कल बनाया मैंने। तो क्या हुआ कि साहब ये सर्कल में ये सेंटर, बेटा वेलोसिटी v का डायरेक्शन क्या होता है? ये वाला साहब। ओमेगा का डायरेक्शन सर एक्सियल, बाहर की तरफ। समझो जरा, ओमेगा बाहर, v ऊपर, उल्टा बना दिया, चलो ठीक है, समझो इसे। v ऊपर है, ओमेगा बाहर है, तो बेटा ओमेगा क्रॉस v करने से कौन सी डायरेक्शन मिलती है?
सर ओमेगा क्रॉस वी करने से तो ओमेगा तो बाहर है, वी ऊपर है, ओमेगा क्रॉस वी करने से इधर की डायरेक्शन मिलेगी। समझ रहे हो ना बेटा? कैसे? बाहर, ओमेगा बाहर है, वी की तरफ घुमाया, इधर आ रहा है। नहीं समझे बात को? अरे यार, ओमेगा कहां? बाहर की तरफ, वी कहां? ऊपर की तरफ। राइट हैंड रूल क्या कहता है? ओमेगा की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाई, घुमा दी। कौन सी डायरेक्शन आ रही है? ये कौन सी डायरेक्शन? ये रेडियस वाली डायरेक्शन है। ओमेगा कहां? बाहर, वी कहां? ऊपर, उंगली घुमाई, कौन सी डायरेक्शन आ रही है? सर ये रेडियस की डायरेक्शन है। तो क्या मैं बोलूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग द रेडियस वेक्टर आएगा? बोलो जरा। हाँ, फ्रॉम द राइट हैंड रूल, फ्रॉम राइट हैंड रूल, बोलो जरा, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर आएगा? सोच लो, v कहां? ऊपर, ओमेगा कहां? बाहर। ओमेगा के लिए डॉट बनाया ना बेटा, डॉट बनाया ना ओमेगा के लिए। क्या मतलब होता है इसका? सर ओमेगा बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अपना राइट हैंड रखा, v की डायरेक्शन में घुमाया, v कहां? ऊपर, तो ऊपर की तरफ फिंगर्स को घुमाया, तो थंब कहां दिखा रहा है? इधर, इधर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, ऐसा क्या? हाँ, तो क्या कहीं पे भी ऐसा ही होगा? देख लेते हैं। कहीं पे भी बनाओ तो ऐसी कहानी बन जाएगी, देख लेते हैं। भाई इधर आओ जरा, ओमेगा आज भी बाहर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बनेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, ओमेगा बाहर की तरफ। अब देखो जरा, ओमेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है ना, और इसको क्या करें? ओमेगा बाहर, वेलोसिटी उधर, नहीं जा पाएगा। हाँ ठीक है, चला जाएगा। ओमेगा बाहर की तरफ, ठीक है, और वेलोसिटी, अरे यार ओमेगा बाहर है, सॉरी, वेलोसिटी इधर, सो इट विल गो लाइक दिस, है ना। समझ गया। ओमेगा बाहर की तरफ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में घुमाना है, अंगूठा उधर जाएगा। मेरा हाथ उधर एंगल में घूम नहीं पा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, समझ जाओ यार। कोई और डायरेक्शन ले ले क्या? ओमेगा बाहर की तरफ, हाँ सर ले लिया। वेलोसिटी, हाँ चलो यहां ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, चलो यहां पे ले लेता हूं मैं। मेरा हाथ भी तो सेट होना चाहिए बोर्ड के हिसाब से। तुम्हारे पास तो कॉपियां होगी, तुम कॉपी को घुमा लेना, है ना। तुम्हारे पास तो भैया नोट्स है, नोट्स में घुमा लेना, मैं बोर्ड को थोड़ी घुमा पाऊंगा। वेलोसिटी इधर है, चलो ध्यान देना बेटा। ओमेगा की डायरेक्शन बाहर की तरफ, ओमेगा की डायरेक्शन बाहर की तरफ, घुमाना कहां है? वी की तरफ। तो ओमेगा बाहर, वी कहां? उधर की तरफ। ओमेगा कहां? बाहर, वी कहां? उधर की तरफ। वी की डायरेक्शन में उंगलियां घुमा दी, अंगूठा कहां दिखा रहा है? इधर दिखा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कहीं पे भी देख लो, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है? हां, तो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, क्या कहते हैं उसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लग रहा है, उसको क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और क्या हर जगह पे ये सेंट्रीपिटल एक्सल अलोंग द रेडियस जा रहा है क्या? हां, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्टिंग towards center, centripetal acceleration acting towards center along the radius, that's why also known as the radial acceleration। ठीक है बेटा, ये रेडियस के along लगता है, it acts along the radius, therefore also known as रेडियल एक्सेलरेशन। तो कोई आपसे रेडियल एक्सेलरेशन का नाम बोल दे तो घबरा मत जाना, वो सेंट्रीपिटल की बात कर रहा है सिर्फ। अगर कोई आपसे रेडियल एक्सेलरेशन बोले तो घबरा मत जाना, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या v और ओमेगा परपेंडिकुलर है? हाँ साहब बिल्कुल, v और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके चलिए, तो v और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ठहरे तो क्या मैं बोलूं कि ACP का जो मैग्नीट्यूड होगा, it should be your omega v sin theta, since omega perpendicular to the v, therefore theta should be equals to 90 degree। तो यहां से सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड आता है ओमेगा v। सेंट्रीपिटल का क्या मैग्नीट्यूड आएगा? ओमेगा v।
सर v इक्वल्स टू ओमेगा आर भी तो होता है v को ओमेगा आर भी तो लिखते हैं, therefore also written as ओमेगा इंटू ओमेगा आर कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक नया फॉर्मूला सेंट्रीपिटल का और मिल गया मुझे, अपार्ट फ्रॉम द ओमेगा वी अनदर फॉर्मूला इज ओमेगा स्क्वायर आर। मेरे बच्चे क्या ओमेगा को v बाई आर भी लिखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिखते हैं। तो ओमेगा की जगह v बाई आर पुट करने से क्या ये v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक r से r मर जाए तो एक और फॉर्मूला इसका बनता है गिवन बाय v स्क्वायर बाय r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास आ गए, और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन में ओमेगा और v दे रखा है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, क्वेश्चन में v और r दे रखा है तो इससे निकाल लो, क्वेश्चन में ओमेगा और r दे रखा है तो इससे निकाल लो। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है इसको फाइंड करने के लिए। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए, जब भी कोई एक्सेलरेशन या जब भी कोई फोर्स, बेटा ऑब्वियस बात है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है ना। मान लो ये कोई बॉडी है बेटा, इधर चल रही है v स्पीड से, इस बॉडी का मास है m, इस पे लग रहा है फोर्स mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड। क्या मेरे बच्चे फोर्स mg नीचे लग रहा है, तो क्या इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही है? क्या इसका एक्सेलरेशन इधर ही है? हाँ साहब सही बात बोल रहे हो। तो बेटा अगर इसके ऊपर फोर्स नहीं होता तो ये सीधा सीधा चली जाती, अगर इसके ऊपर फोर्स नहीं होता तो ये बॉडी सीधा सीधा चल जाती, बट क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है तो क्या ये बॉडी चलते चलते अपने रास्ते से भटक के ऐसे जाएगी? क्या बोलो जरा, अनजान हो इस बातों से? भाई फोर्स का काम क्या है? फोर्स का काम क्या है सर? या तो फोर्स बॉडी को मोशन प्रोवाइड करा सकती है, या तो बॉडी को रोक देगी, या बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर देगी। अगर यही फोर्स ऐसे लगाया होता तो सर ये इसको आगे ले जाती, यही फोर्स ऐसे लगाया होता तो ये बॉडी को रोक देती। बट अभी आपने जो फोर्स लगाया वो कैसे लगाया? ऐसे लगाया, तो ये बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो यहां पे भी कुछ ऐसी ही कहानी चल रही है मेरे बच्चे। पार्टिकल सीधा जा रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन कहां लगा? इधर। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जिसके कारण वो बॉडी जो सीधा जाना चाहती थी वो क्या हो गई? मुड़ गई तो मुड़ के वो पहुंची यहां पे इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, पर अभी भी एक्सेलरेशन तो ऐसे ही लग रहा है। क्या ये आज भी परपेंडिकुलर है? हाँ साहब। ये एक्सेलरेशन ने फिर से क्या किया? इसको और मोड़ दिया, मोड़ते वो इसको यहां ले आई, यहां पे वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर। क्या अभी भी एक्सेलरेशन लग रहा है? हाँ साहब। तो फिर से बॉडी को मोड़ दिया, मोड़ के बॉडी को यहां ले आई, यहां पे वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर। क्या आज भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर? हाँ साहब। क्या फिर से गाड़ी बॉडी को मोड़ दिया इसने? हाँ साहब। मोड़ के यहां ले आई, यहां पे देखा वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन उधर। क्या ऐसे करके प्रोसेस चलता रहेगा बेटा? तो क्या मैं बोल दूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही ये सर्कुलर मोशन हो रहा था? क्या मैं बोल दूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही सर्कुलर मोशन हो रहा था? अरे हां साहब बोल दो, तो लिख लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन। तो इसको छापो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हो गया ये सब, नोट किया, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां पे आओ, देखो ये सारी बातें तो पता है ना भाई, जैसे जैसा फोर्स लगेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होती रहती है। अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में तो सपोर्ट कर देता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो उसका विरोध कर देता है, मोशन के परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो यहां पे भी ऐसे ही हुआ कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेल, अब देखो है जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है, दैट मींस ये एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल है फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन। अब जब मैं बोल रहा था कि भाई यहां पे हुक लगा के रखा है और मैं यहां पे इसको पकड़ के सीधा सीधा चल रहा हूं, तो मैं घूम कैसे? तो भाई मैं क्यों घूमा? क्योंकि देयर इज अ एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और उसका नाम था क्या? सेंट्रीपिटल। तो भाई ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर नहीं होगा तो कोई सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा। तो एक लाइन यहां पे लिख लेंगे, दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
is responsible for सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज के लिए कौन जिम्मेदार है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बात तो समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि भाई जो लीनियर एक्सेलरेशन नेट लिखा था आपने, वो असल में दो अलग अलग एक्सेलरेशन से मिलकर बना था, और उन दोनों एक्सेलरेशन का क्या महत्व है वो अब आप समझते होंगे। चलिए, है ना? तो मान लो यहां पे कोई पार्टिकल था, तो इस पार्टिकल पे टुवर्ड्स द सेंटर एक तो लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक लगता है यहां पे जिसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल क्या करेगा? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है। वेलोसिटी नहीं बोलूंगा, स्पीड बोलूंगा मैं, है ना? क्योंकि वेलोसिटी बोलते तो डायरेक्शन भी आ जाता है। तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए तो नेट एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्पीड चेंज करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज गिवन बाय लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। ये क्या है बेटा? नेट एक्सेलरेशन है। चलिए साहब, सो ये नेट एक्सेलरेशन है जो कि अल्टीमेटली वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, पार्टिकल जब घूमता है तो उसके पास नो डाउट एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है और लीनियर एक्सेलरेशंस भी होते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये है कहानी पूरी काइनेमेटिक्स की। इसके बाद थोड़ी बहुत बातें और है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब बात ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि साहब जो नेट एक्सेलरेशन होता है, इट इज एक्चुअली द वेक्टर एडिशन ऑफ द टेंजेंशियल एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जानते हो ना ये बात? हाँ सर। तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इज इट गिवन बाय अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस ACP का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AT ACP कॉस ऑफ थीटा। मेरे बच्चे सीधी सी बात है, तुम भी समझदार, मैं भी समझदार। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है 90 डिग्री और कॉस 90 होता है 0, यानी कि पूरा पार्ट हो जाएगा 0। तो यहां पे जो नेट एक्सेलरेशन आएगा गिवन बाय अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस ACP का स्क्वायर। चलिए भाई साहब, तो नेट एक्सेलरेशन निकालना भी आ गया आप लोगों को इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, छाप लो। क्लियर रहेगी बातें? पक्का? चलिए, अब देखो जो जो चीजें मैंने पढ़ाई वही सारी बातें इन्होंने लिखी है। कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, उसको क्या कहते हैं बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा r भी हो जाएगा, है ना? पता है आपको? चलो, सेकेंड केस आता है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शून्य हो जाए यानी 0 हो जाए, देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कोई वजूद नहीं होगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि अलोंग द रेडियस लगता है, इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन भी इसका नाम पड़ता है। और ये सारे आपको फॉर्मूलाज पता ही है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका था, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देख लो भाई, कुछ नया पता चला हो तो। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटे बच्चे, आगे बढ़े और अब टोटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। दो नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन है टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का, सो इट इज गिवन बाय दिस। और बेटा tan थीटा अगर निकालना है तो इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इट इज गिवन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा थीटा यहां पे ये हो जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल है बेटा।
थीटा मैं लिखता देता हूं यहां पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर. इट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर. बेटा नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होगा ना, इट इज गिवन बाय थीटा. तो यहां पे तो नेट एक्सेलरेशन है एंड यहां पे नेट वेलोसिटी. सो नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है. इट इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू AC बाय AT. ठीक है, चलिए लिख लो. लिख लिया, बहुत शानदार, सभी ने, बहुत बढ़िया. अब कहानी आती है बेटा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. सब क्या है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जब भी लीनियर मोशन की बात होती थी तो उसमें आप पढ़ते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पढ़ा था. ऐसी ही कहानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की होगी. अच्छा एक बार बताओ, जब हम बात करते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो क्या मतलब होता था? सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहता था, डायरेक्शन भी हम फिक्स रखते थे. लेकिन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होगी. तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होगी तो फिक्स क्या कर सकते हैं? सर्कुलर मोशन में फिक्स रहेगी स्पीड ऑफ द पार्टिकल. बेटा अगर कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल कर रहा है इस टाइम पे यूसीएम. सर यूसीएम क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. प्यार से इसको यूसीएम कहते हैं. अगर ये पार्टिकल कर रहा है यूसीएम, दैट मींस इस पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी. यूसीएम में बेटा स्पीड कांस्टेंट होती है, हमेशा ध्यान रखना. यूसीएम में क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट हो रहेगी. पार्टिकल की स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So if a particle move with a constant speed in a circle, then the motion is called as the uniform circular motion. ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड तो उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. अच्छा स्पीड कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट है यानी कि v का जो मैग्नीट्यूड था ये कांस्टेंट. तो मेरे बच्चे क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता था क्या? हाँ सर यही होता था. ये तो कांस्टेंट है, तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्या? अरे बहुत शानदार. अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो क्योंकि स्पीड यहां पे कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होते ही इस केस में, इन केस ऑफ यूसीएम, इन केस ऑफ यूसीएम बेटा यहां पे जो नेट एक्सेलरेशन आएगा इट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल ओनली, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो चुका है जीरो. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इट इज इक्वल टू ACP, यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा यहां पे वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा. ठीक है, तो यहां पे इसको लिखने का तरीका क्या है? यहां पे देखो, इस बात को लिखने का जो तरीका है वो ये है, the acceleration is only due to the change in direction of the velocity. जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, और वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन चेंज करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहां पे जो नेट एक्सेलरेशन आया वो इसलिए आया क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इसलिए चेंज हुई क्योंकि यहां पे आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल जीरो हो चुका है. बस इतनी सी कहानी है यूसीएम के लिए. बस इतनी सी ही कहानी है यूसीएम के लिए. छाप लो भाई जल्दी से. हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द NUCM, है ना, नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब इसमें स्पीड वेरिएबल होगी, और भाई साहब अगर यहां पे स्पीड वेरिएबल है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा. स्पीड इसमें वेरिएबल होती है, और अगर स्पीड वेरिएबल है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें जीरो नहीं होगा. तो नेट एक्सेलरेशन यहां पे सिर्फ सेंट्रीपिटल नहीं बल्कि टेंजेंशियल भी होगा. यहां पे नेट एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल नहीं बल्कि टेंजेंशियल दोनों ही होंगे. तो पार्टिकल मूव विद द वेरिएबल स्पीड इन अ सर्कल, देन द मोशन इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक्सेलरेशन के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, पहला होगा सेंट्रीपिटल, दूसरा होगा टेंजेंशियल, जिनके बारे में आपको सारी बातें पता है. ठीक है, तो अगर कोई बोले पार्टिकल मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो क्या बोलोगे भाई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और अगर बोलता है कि भाई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको बोल देना कि साफ भाई
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, टेंजेंशियल 0 है, तो यहां पे सिर्फ सेंट्रीपिटल है, तो नेट एक्सेलरेशन सिर्फ तभी आता है जो सेंट्रीपिटल है। वो किसकी बात है, यूसिम की, नॉन यूसिम की है। छाप लो जल्दी से इसको। चलिए भाई साहब, तो ये सारी बातें आपने लिख ली होगी, है ना। तो यहां तक तो हमें हर एक चीज पता चल रही सर्कुलर मोशन के लिए। तो क्या सर्कुलर मोशन के लिए भी हम लोग वैसा कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली कहानी? हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई। देखो यार, क्या हुआ, जब आपने लीनियर मोशन पढ़ा था तो आपने बोला u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, a होता है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होंगी जब आप बात करोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन को भूल जाइए बेटा, और s यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था, है ना। तो ऐसी ही कहानी हम सर्कुलर मोशन के लिए भी करेंगे। सर्कुलर मोशन के लिए हम बोलते हैं ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम। मैं यहां पे इसको अच्छे से लिखता हूं, वो अच्छे से समझ आता है। एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, टाइम t बेटा, t टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ओमेगा है। अल्फा हमारा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कहानी तभी लगेगी जब आप कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन पे चर्चा कर रहे हो। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो भूल जाओ फिर ये सब चीजें, है ना। तो अल्फा हमारा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा और थीटा हो जाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो साहब हमारे पास जैसे वो v इक्वल्स टू u प्लस at होती थी वैसी ही कहानी यहां पे भी होने वाली है। तो जल्दी से देख लेते हैं कैसे कैसे वो कहानियां हमारे पास आती हैं बेटा। सबसे पहली चीज आप जानते हो कि जो ओमेगा होता है वो होता है डी थीटा बाय डी टी। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल जो है स्टार्ट करता है फ्रॉम द रेस्ट। सपोज अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बेटा रेस्ट से कोई भी पार्टिकल चलना शुरू करता है अलोंग द सर्कुलर पाथ। सपोज अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से वो सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करता है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि ओमेगा को जब आप डिफाइन करते हो तो बेटा अगर कोई रेस्ट से शुरू हो रहा है तो ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो उसकी 0 हो जाएगी, होगी ना। और यहां पे ओमेगा को लिखा जाता है डी थीटा बाई डी टी। आई थिंक अभी आपको ये सारी बातें पता होगी। तो यहां से ओमेगा को लिखा डी थीटा बाई डी टी। एक काम करो, पहले आप अल्फा की कहानी लिख लो, पहली क्वेश्चन बनानी ना, तो अल्फा को लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा को लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। तो बेटा यहां से डी ओमेगा हो जाएगा अल्फा डी टी, डी ओमेगा हो जाएगा अल्फा डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ अल्फा इंटू डी टी। बेटा इनिशियली पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ, यानी किसी टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे, किसी टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है, या फिर एक काम करें रेस्ट की कंडीशन ही हटा दो यार थोड़ी देर के लिए, एक काम करें रेस्ट की कंडीशन हटा देते हैं, क्योंकि हम क्यों इतना सब करें, इक्वेशन बना देंगे, है ना। तो यहां पे बोलता हूं सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हाँ अब सही से लिखते हैं इसको, सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी ओमेगा नॉट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट ले लेते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा नॉट, किसी टाइम t पे जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा हमने कंसीडर कर ली। जब हमने इसको सॉल्व किया, तो क्या होगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा, और यहां से ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक की कहानी चलेगी, इज इक्वल्स टू, बेटा अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट लगा देना 0 से लेके t तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट शुड बी इक्वल्स टू अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ओमेगा माइनस का ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल्स टू अल्फा टी होता है बेटा, ठीक है। तो ओमेगा नॉट उधर चला जाएगा, तो ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी हो जाएगा। सो ये हमारी बनती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
है ना। और आपने अगर लीनियर की बात करें बेटा, तो लीनियर मोशन में आपने ये इक्वेशन देखी होगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी से, याद आ रहा है कुछ? लीनियर में आपने इक्वेशन देखी होगी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, u is the initial velocity of the particle, omega naught is the initial angular velocity, initial angular velocity of the particle, alpha is the constant angular acceleration, a is the constant acceleration, t is the time, t is the time। सही बात है। फिर सेकंड इक्वेशन भी देखनी है साहब। सेकंड इक्वेशन कैसे डिफाइन करें भाई? तो सेकंड इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला कि भाई ओमेगा को लिखा जाता है डी थीटा बाई डी टी करके, है ना। ओमेगा को क्या लिखा जाता है बेटा? डी थीटा बाई डी टी। और इक्वेशन क्या थी हमारे पास? सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा की जगह मैंने लिखा डी थीटा बाई डी टी शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा इंटू टी। टी को दबेज दीजिए, सो डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा इंटू टी इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो कहानी कैसी बनेगी? अगर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, सो इट इज समथिंग लाइक इंटीग्रल ऑफ डी थीटा should be integral of omega naught plus का अल्फा t dt। बेटा t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल था इनिशियली, फाइनल इनिशियल पोजीशन उसकी जीरो थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई जब वो चला ही नहीं तो अभी क्या बोले इसके लिए, है ना। किसी टाइम t पे इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमने थीटा कंसीडर किया, तो यहां पे इसको सॉल्व किया, थीटा अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट थीटा है, शुड बी इक्वल्स टू। बेटा यहां पे इसको ब्रेक कर लीजिए तो ओमेगा नॉट डी टी बन जाएगा पहला केस, और दूसरा केस हो जाएगा यहां पे अल्फा टी डी टी। लिमिट्स विल बी फ्रॉम जीरो से लेके टी तक, लिमिट्स विल बी फ्रॉम जीरो से लेके टी तक। तो यहां पे हो जाएगा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, यहां पे टी आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे जीरो से लेके टी तक की। सही बात है ना ये? तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस का भाई अल्फा कांस्टेंट था, टी का इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर बाई टू और लिमिट लगा दी जीरो से लेके टी तक। तो यहां पे थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अल्फा बाई टू, बेटा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। सॉल्व किया सो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस का 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये क्या मिल गया हमें? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो क्या हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया बेटा? सही बात है क्या? बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें पूछ ली मैंने तुम लोगों से, है ना। बहुत ही ज्यादा खतरनाक बातें हो गई यहां पे आज। गॉट इट? अच्छा चलिए अब तीसरी इक्वेशन को भी डिफाइन करते हैं। सेकंड इक्वेशन पता है ना लीनियर के केस में क्या थी साहब? लीनियर के केस में हमारे पास इक्वेशन आ रही थी ओमेगा नॉट का टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। लीनियर के केस में आप देख रहे थे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप चाहो तो कंपेयर करके भी कर सकते हो इनको, लेकिन मैं आपको प्रूफ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपसे अगर स्कूल में पूछ लिया कि भाई प्रूफ करो इनको, ये डिराइव करो इनको, तो क्या करोगे फिर? अगर तुमसे बोलते भाई डिराइव करके बताओ इसको, फिर क्या करोगे? कंपेयर कर लो ना सर, है ना। इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे, हम डिराइव करेंगे बेटा। अच्छा जी, थर्ड इक्वेशन को फाइंड करने चलते हैं। थर्ड इक्वेशन को कैसे फाइंड किया जाता है जरा गौर फरमाना सभी लोग। बेटा एक बात बताओ, क्या अल्फा को हम लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी टी? हाँ सही बात है, हाँ सर। अल्फा को लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और डी थीटा से डिवाइड कर दूं तो कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। अल्फा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी
डॉट डी ओमेगा बाय डी थीटा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डी थीटा से मल्टीप्लाई करूं, डी थीटा से डिवाइड करूं, तो चलेगी कहानी। थीटा बोले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एक बार डी थीटा को यहां लिया है, डी ओमेगा को यहां लिया है, तो डी थीटा बाय डी टी डॉट डी ओमेगा बाय डी थीटा। बेटा यहां पे डी थीटा बाय डी टी कैन बी रिटन एज ओमेगा, और ये हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो अल्फा को लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, और ये कहानी आपको ऐसे भी पता होगी, ए को लिख सकते हैं वी डीवी बाय डी एक्स या डी एस, है ना। जैसे ए को लिख सकते हैं ना वी डीवी बाय डी एस, वैसे ही अल्फा को लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है साहब। बेटा डी थीटा को अल्फा के पास लेके जाओ तो कहानी बनती है ओमेगा डी ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी थीटा। चलेगा? ओके। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करने जा रहा हूं इसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डी ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ अल्फा डी थीटा। बेटा मैंने बोला इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, तो वहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था। फाइनली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ था। ठीक है, हमने लिमिट्स लगा दी भाई। सॉल्व किया तो ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाय 2 होता है, लिमिट्स लगा देना बेटा फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू, क्या अल्फा कांस्टेंट होता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, लिमिट लगेगी 0 से लेके थीटा तक की। फिर हमने इसको सॉल्व किया, अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 चल रही थी कहानी, शुड बी इक्वल्स टू अल्फा अपर लिमिट थीटा माइनस लोअर लिमिट 0। इसको फर्दर जब हमने सॉल्व किया तो बना ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू थीटा। बाई 2 को उधर ले जाओ तो ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, तो ओमेगा का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा थीटा। बेटा दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड वाला इक्वेशन है? बिल्कुल है सर। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करो तो इसको कंपेयर कर सकते हो विद दिस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, लीनियर में यही इक्वेशन लगी थी। बिल्कुल, तो आप चाहो तो इसको कंपेयर करके भी कर सकते हो, बट कोई आपसे पूछ ले कि साहब इसको डेराइव करके बताओ, तो फिर क्या करोगे तुम लोग, परेशान हो जाओगे। तो इसलिए डेरिवेशन जरूरी है बेटा। ठीक है, इसलिए डेरिवेशन जरूरी है। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सो अल्टीमेटली वी हैव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहली इक्वेशन थी बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाली, सबसे पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये लगती थी लीनियर में। ठीक है, ये कहां लगती थी? लीनियर में, और ये कहां लगेगी? सर्कुलर में। बहुत शानदार। लीनियर के लिए v इक्वल्स टू यू प्लस एटी और सर्कुलर के लिए ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी। ठीक है, फिर हम सेकंड पार्ट पे आए, हमने बोला साहब ठीक है, सॉल्व किया। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई, तो हमने बोला लीनियर के लिए ये वाली इक्वेशन लगती थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर्कुलर के लिए ये वाली इक्वेशन लगेगी। ठीक है, जिसमें थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर था। फिर हमने सॉल्व किया, हमने बोला साहब ये वाली इक्वेशन लगेगी लीनियर के लिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और सर्कुलर के लिए ये वाली इक्वेशन लगती है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको नोट करना शुरू करेंगे राइट फ्रॉम हियर। ये सारी बातें आपको लिखनी है बेटा, है ना। तो ये सब तो पता ही है, खैर इसमें मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सारी बातें आप देख लीजिए। ठीक है, ये सब पता है, तो यहां से शुरू कर दीजिए कहानी को। मानना है हमने कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओमेगा नॉट होगा, तो फिर उसके हिसाब से कहानी डिफाइन की। नोट करें सभी लोग जल्दी से, किया नोट सभी ने? लिखो ये भी हो गया, यहां पे आओ, ये भी लिखो। डन, चलिए भाई शाबाश।
सो यहां पे हमारे पास सारी इक्वेशंस रख दी गई है। लीनियर के लिए ये वाली इक्वेशंस बिल्कुल वैलिड है बेटा, और सर्कुलर मोशन के लिए यहां पे सारी बातें हमने डिफाइन कर दी है। ठीक है, चलिए साहब। इसके अलावा nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो nth सेकंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम आप कंपेयर कर सकते हो फिर तो, है ना। चलिए मेरे बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पे बेस्ड कुछ सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल जो हमसे कहता है कि एक ग्राइंडस्टोन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स विल बी। बेटा 4 सेकंड्स के बाद क्या इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये आपको बताना है। तो बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम लोगों को, है ना सर। बिल्कुल इतना खतरनाक सवाल, हमसे तो पता नहीं सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये लिखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो बेटा इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, एंड इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को कर दीजिए 0। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। क्या फाइंड करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बता दो साहब, और बता दो क्या एंगुलर वेलोसिटी। कब बतानी है सारी चीजें, 4 सेकंड्स पे। क्या बतानी, 4 सेकंड पे। तो ओमेगा फाइंड करने के लिए क्या मैं पहली इक्वेशन का यूज करने जा रहा हूं, बिल्कुल यूज करो सर। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी। ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 प्लस का अल्फा की जगह 4 और टी की जगह 4। सो ओमेगा कम्स आउट बी 16 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। आ गया आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। क्या मैं थीटा फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा, बिल्कुल करेंगे। सो सेकंड इक्वेशन का यूज किया, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। साहब ओमेगा नॉट तो 0 है, ओमेगा नॉट 0 होते ही ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। ये पूरी कहानी खत्म हो गई, तो थीटा कैन बी रिटन एज हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू अल्फा की जगह 4 इंटू 4 का स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4। सो 2 इंटू बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है। सो थीटा कम्स आउट बी 32। कहानी चलती है रेडियन में, तो यहां पे भी आंसर आएगा 32 रेडियन। क्या आंसर आएगा, 32 रेडियन। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको छाप लो जल्दी से, बस इतनी सी तो बात थी। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी और इक्वेशन लगा के हमने आंसर निकाल दिया। ये आंसर है। नोट किया सभी ने, पक्का। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ टॉर्क इट गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज गिवन बाय अल्फा इक्वल्स टू 3t minus t square during the first 2 seconds after it starts, after which a equals to 0 the angular velocity after 6 seconds। बोला गया है कि स्टार्ट करने के 2 सेकंड के बाद इसका अल्फा 0 हो गया। ये अल्फा है बेटा, इसको ठीक है सही कर लेना, इट्स योर अल्फा। तो शुरू होने के 2 सेकंड के बाद अल्फा इसका 0 हो गया। द वेलोसिटी आफ्टर 6 seconds विल बी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 6 seconds? सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा। मेरी बारी, मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो गौर फरमाइएगा सभी लोग। पहली चीज क्या गिवन है, अल्फा गिवन है सब मुझे 3t माइनस का टी स्क्वायर। बहुत शानदार। पहले के 2 सेकंड्स में t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे उन्होंने बोला कि अल्फा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बोला उन्होंने। t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे फर्स्ट 2 सेकंड्स में आफ्टर विच द a विल बी 0। a होगा क्या यार, चलो देख लेते एक बार। t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे अल्फा 0 हो सकता है क्या? 3 2 6 माइनस का 4 नहीं हो सकता यार। तो फिर तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे सही है, a ही होगा यार। मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है चलो, क्योंकि यार अल्फा 0 नहीं हो सकता ना t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे। हाँ, अल्फा तो 0 पता नहीं कभी होगा, 3 सेकंड्स पे होगा अल्फा 0। तो अल्फा की वैल्यू जो है भाई, अगर 3 सेकंड्स की बात करें तो 3 सेकंड्स पे अल्फा 0 हो सकता है। तो क्या करें साहब? अच्छा, क्या क्या चीजें पता है। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, यानी कि इनिशियली शाफ्ट रेस्ट पे थी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 है, और अल्फा दे रखा है वो भी वेरिएबल है। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की बिल्कुल भी मत सोचना
यहां पे अगर आप सोच रहे हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन वेरिएबल आ चुका है और वेरिएबल एक्सेलरेशन में कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगता, ये बात तो हम भी जानते हैं। तो क्या करें, ओमेगा नॉट 0 है और क्या करें, ओमेगा निकाल लें क्या इससे यार, ओमेगा निकाल लें क्या, डी ओमेगा बाई डी टी, चलो देख लेते हैं। डी ओमेगा बाई डी टी शुड बी इक्वल्स टू 3t माइनस का टी स्क्वायर। सो डी ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू 3t माइनस के टी स्क्वायर इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे बेटा, तो ओमेगा की जो वैल्यू बनती है इट कम्स आउट बी 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस का टी क्यूब बाई 3। इनिशियली ये सारी बातें जीरो थी, ये तो समझ आती है मुझे। अब मुझे बोला गया है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड्स, ठीक है ना, 6 सेकेंड्स पे एंगुलर वेलोसिटी, तो टी की जगह 6 पुट कर दे सीधे ही। टी की जगह पे क्या 6 पुट कर दूं मैं, टी की जगह पे 6 पुट कर दूं, हाँ चलो। तो ओमेगा की जो वैल्यू बनेगी 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 इंटू 6 इंटू 6 बाई 3, सो 3 2 ज़ा 6, सो ओमेगा की वैल्यू बनेगी 6 3 ज़ा 18, 3 ज़ा 9 108 बाई 2 माइनस का 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72, ठीक है। सो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 108, यार ये तो वैल्यू कम हो गई यार, है ना, 6 3 ज़ा 18 108 बाई 2 2 5 ज़ा 10 54 माइनस का 72, ये तो वैल्यू कम होगी, नेगेटिव आ रहा है यार। कहानी में कुछ तो झोल है, क्या झोल है जरा देखते हैं भाई, क्या झोल है देखना पड़ेगा यार। मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन लगना भी बंद हो जाना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, जहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन लगना बंद हो जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन 0 मतलब नहीं लगा एक्सेलरेशन के बाद, ठीक है। सो उसके बाद v कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान से सुना, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे अगर a 0 हो जाए यानी कि v हमारा उस टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा, और v अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो बेटा ओमेगा भी उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे ओमेगा निकाल लो, उसके बाद ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है। तो मैंने क्या किया, t की जगह 2 पुट किया, तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। देखो बेटा क्या है ना, शाफ्ट घूम रही है, रेडियस में कोई चेंज नहीं होने वाला है ना, तो r तो वैसे ही फिक्स है, रेडियस में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं देखूं तो अगर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और ये स्पीड कांस्टेंट हो गया बेटा, तो ओमेगा कभी तो कांस्टेंट होगा क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू अल्टीमेटली v बाय r। भाई r के साथ तो कोई छेड़खानी की नहीं आपने, तो v कांस्टेंट तो ओमेगा भी कांस्टेंट। तो एक काम करो, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे जो ओमेगा निकलेगा t इक्वल्स टू 6 सेकंड्स पे भी वही ओमेगा होगा, क्योंकि 2 सेकंड्स के बाद ओमेगा कांस्टेंट हो गया, 2 सेकंड्स के बाद ओमेगा कांस्टेंट हो गया। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे जरा गौर फरमाना सभी लोग, ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4/2 माइनस का 4/3। अच्छा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी कि यहाँ पे 6 माइनस का 4/3। अच्छा यहाँ पे सॉरी 8 होगा ना, हाँ करेक्शन करो भाई, इसको 8 होना है यहाँ पे, 8/3, तो 6 माइनस 8/3 ये हो जाएगा 18 माइनस 8/3, यानी ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10/3 रेडियन पर सेकेंड। बेटा 2 सेकेंड्स पे ओमेगा की वैल्यू आ रही है 10/3 रेडियन पर सेकेंड, 2 सेकेंड्स पे ओमेगा की वैल्यू आ रही है 10/3 सेकेंड्स। बेटा एट 2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी, 2 सेकेंड के बाद आफ्टर 2 सेकेंड्स वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। भाई वेलोसिटी यानी सॉरी स्पीड कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी तो अभी भी चेंज होती रहेगी, स्पीड कांस्टेंट हो गई। स्पीड कांस्टेंट होने से ओमेगा कांस्टेंट हो गया, और ओमेगा कांस्टेंट कहां हुआ, 2 सेकंड्स पे। यानी कि अब आप बात करो भले 6 सेकंड्स पे, अब आप बात करो भले 4 सेकंड्स पे, 3 सेकंड्स पे, 5 सेकंड्स पे, 8 7 6 या फिर 10 सेकंड्स पे, किसी भी टाइम पे बात करो ओमेगा की वैल्यू 10/3 रेडियन पर सेकंड ही रहेगी, है ना। जबरदस्त, ये वाला मजा आ गया, ये वाले में मजा आया यार। तो क्या बोला, 2 सेकंड्स पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो 2 सेकंड्स पे ओमेगा है, इसके बाद ओमेगा की वही वैल्यू चलती जाएगी, उसके बाद ओमेगा की वही वैल्यू
चलती जाएगी। तो आंसर विल बी योर 10/3 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि इसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, यानी अब कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, ओमेगा अपना कांस्टेंट वैल्यू चलता रहेगा। चलिए मेरे बच्चे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया सभी ने? बढ़े टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़े, और सवाल क्या बोलता है कि एक बॉल को फिक्स किया गया टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल हैविंग द रेडियस ऑफ 5 मीटर विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विल बी। ठीक है, सो बेटा यहां पे स्पीड वेरी नहीं कर रही, स्पीड फिक्स करके रखी है, और बॉल को एक रस्सी से बांध के हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कराया जा रहा है। सो सपोज दिस इज द पाथ ऑफ द बॉल। ठीक है, ये हमारे पास बॉल का पाथ हो जाएगा। यहां पे बॉल ऐसी थी कुछ, एंड इट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। जैसे कि मैं ऊपर से देखूं तो ये बॉल मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टल घूमती हुई नजर आएगी। ठीक है बेटा, मेक श्योर कि यहां पे जो बॉल की स्पीड है इट इज समथिंग लाइक दिस, इसी डायरेक्शन में स्पीड जाएगी, एंड इट शुड बी योर 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेडियस ऑफ 5 मीटर। बेटा यहां पे आपसे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल पूछ रहा है। तो यार देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो चुका है। अगर यहां पे स्पीड कांस्टेंट है तो अगर मैं बात करूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, वो तो 0 हो गया है ना। तो कौन सा एक्सेलरेशन यहां पे काम करने वाला है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल। तो यहां पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा इट इज ओनली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज गिवन बाय v²/r। साहब ये किस टाइप का मोशन है? इट इज नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वो हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करेगा तो यहां पे ये केस होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही। आगे से बात ध्यान रखना, जब भी वो हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करे तो उसमें अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लग रहा तो इट इज अ केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, ठीक है साहब, समझ गए बात को। यार अगर नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ही है तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लें क्या? वो एक्सेलरेशन ही तो पूछा था, तो निकाल लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन बाय v²/r, v का वैल्यू 10, सो 10 × 10 अपॉन r कितना 5, तो 5 2 ज़ा 10 और आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चे? 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अगर ये बात समझ आ चुकी है तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे पक्का टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? एक बॉडी जिसका मास 2 kg का है, इट इज लाइंग ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग व्हिच इज 3 मीटर लॉन्ग and then it is whirled round in a horizontal circle making 60 revolutions per minute। बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, अगेन इट इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। मैं मान सकता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। लेंथ यहां पे जैसे कि ऐसा है बेटा कि ये पार्टिकल है, पार्टिकल को आपने रस्सी से बांधा एंड इट इज नाउ इट इज whirled in a horizontal circle, so it is like this। This is the center of the circle, so it is going like this। ये पार्टिकल था, आपने रस्सी से बांधा है, रस्सी का लेंथ कितना है? 3 मीटर, एंड दिस विल बी द रेडियस एक्चुअली। तो ये जो लेंथ होगा बेटा वही यहां पे रेडियस का काम करेगा। ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज द पार्टिकल, और ये जो घूम रहा है वो 60 रेवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है। आरपीएम सर, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पे आपको एक नई बात सीखने को मिलती है, क्या कि जब भी वो आरपीएम देता है ना, और देखो उसने क्या बोला? whirled around a horizontal circle making 60 revolutions per minute। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि what is this 60 revolutions per minute एक्चुअली। तो बेटा आरपीएम बेसिकली फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, तो ये 60 आरपीएम दे रखा है आप लोगों को। इट इज 60 revolutions पर मिनट। अगर मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 60 रेवोल्यूशंस। बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड्स? 60 सेकंड्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 से 60 मर जाएगा एंड योर आंसर विल बी 1 आरपीएस। क्या यही रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने? याद हो आप लोगों को? तो हाँ सर बिल्कुल। पर मुझे ये नहीं चाहिए था सर,
मुझे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड होगा वो होगा या तो मैं v स्क्वायर बाय आर कर लूं या तो मैं ओमेगा स्क्वायर आर कर लूं, तो मेरा काम बन सकता है। यार v कैसे निकाले, v तो क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है। ओमेगा निकाल सकता हूं, लेकिन ओमेगा को कैसे निकालें यार, ओमेगा का कोई और फॉर्मूला होता है क्या सर? ओमेगा का तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, इट इज थीटा बाई टी। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आता है आपको? नहीं। तो यहां पे तो थीटा भी नहीं दे रखा, ना ही टाइम दे रखा है। अब क्या करें? तो आओ जरा तुम्हें ओमेगा का एक नया जनरल फॉर्मूला बताता हूं जो हर जगह लग सकता है। तुमने क्या कहा कि तुम जानते हो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम, क्या यही जानते हो? बिल्कुल सर, हम ये जानते हैं। अगर तुम लोग एक सर्कुलर मोशन की बात करो और यहां पे एक पार्टिकल को घुमाओ विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, पार्टिकल को घुमाया विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, मैं क्या कहता हूं, बात करो 1 राउंड की, एक चक्कर की कंप्लीट बात करते हैं हम लोग। बेटा एक चक्कर में इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो होगा 2 पाई, ऑब्वियस सी बात है सर। और एक चक्कर में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। बेटा एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इसको कहते हैं टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। एक राउंड में जो टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। एक राउंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पे लिख दूं मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड, क्या वो 2 पाई होगा? बिल्कुल साहब सही बोल रहे हो आप, तो मजा ही आ गया। तो एक ही राउंड की बात करते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ओमेगा। चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को इसके लिए, बिल्कुल वैलिड है। तो अगर आपको थीटा नहीं पता, आपको टाइम के बारे में नहीं पता, तो ये फॉर्मूला लगा दो, मजा ही आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सिंस वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये तो जानते ही होंगे, तो टाइम पीरियड की जगह अगर इसको पुट करोगे तो ओमेगा का एक नया फॉर्मूला आएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का एक नया फॉर्मूला विच इज नोन एज 2 पाई एफ। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आती है कि एक तो 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको छाप लेना, अगर नहीं पता तो भाई नोट कर लो, अगर पता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। हो गया? अब आ जाओ अपने सवाल पे। तो हमारा मुख्य सवाल अगेन कि साहब फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं क्या ओमेगा निकाल सकता हूं? यहां से बिल्कुल निकाल सकते हो, इसमें तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 पाई इंटू 1। बेटा ओमेगा बना हमारा 2 पाई, यानी कि इट विल बी योर रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा हमें मिल चुका है, ओमेगा हमें मिल चुका है रेडियन पर सेकंड। ये देखो आरपीएम था, आरपीएम से कहानी आरपीएस में कन्वर्ट करी और आरपीएस से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका था ये। तो ओमेगा मिल चुका है, रेडियस आपको पता है कितनी है, रेडियस है साहब 3 मीटर की, रेडियस हमारी 3 मीटर की है। तो जरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दे अगले पेज पे, क्योंकि देखो भाई क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो मैं तो जानता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, 0। तो जो नेट एक्सेलरेशन रहता है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल है। और यहां पे अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं, इट इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई का स्क्वायर इंटू 3, तो 4 पाई स्क्वायर into 3. Your answer will be 12 पाई का स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनता है 12 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा पाई की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 3.14। तो पाई का जब स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14। कितना बनता है बेटा ये, तो देखो जरा, थोड़ा सा मेहनत और हमारे आंसर आ जाएंगे।
9.8596, 9.8596, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर। इसको हम प्यार से क्या कहेंगे? 10 कहेंगे। इसको हम प्यार से क्या कहेंगे? 10 कहेंगे। क्लियर रहेगी बातें? क्लियर रहेगी बातें? क्या मैं इसको प्यार से 10 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए मेरे बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आ रही होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आया बढ़िया तरीके से। छाप लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नोट किया सभी ने? पक्का? चलिए भाई, यहां पे आओ, ये भी लिखो, दिस इज द फाइनल आंसर। डन? सच में? यहां पे आओ, ये एक्स्ट्रा ज्ञान, अरे ज्ञान की बात है, लिख लो हैशटैग ज्ञान की बात। वैसे तो मैंने पहले भी बताया था, बट चलो नहीं पता तो पता कर लेना। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहां पे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन के लिए क्या इक्वेशंस लग सकती है उनके बारे में चर्चा की, कैसे उनको डिराइव किया जा सकता है ये भी हमने डिस्कस किया, है ना। तो यहां पे आज के सेशन को करते हैं हम लोग समाप्त, और उम्मीद करता हूं जो भी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं, वो आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं साहब किसी पार्ट में कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप एक काम कीजिए, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए। वहां पे जाके IIT JEE में जाके मेरे लेक्चर पे क्लिक कर देना, तो आपको आज का लेक्चर वहां पे मिल जाएगा। इवन जो DPP का PDF फॉर्मेट है वो भी आपको वहीं मिल जाएगा, तो वहां से उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना जरूर, ठीक है। एंड क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ही करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मेरा जिम्मेदारी है, मैं कराता रहूंगा, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस खत्म हो गए, यहाँ पे क्वेश्चंस अभी बाकी है मेरे दोस्त, और अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ में आऊंगा, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो अभी के अभी, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अगर सेशन पसंद आया तो बिल्कुल सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों तक सेशन ये जरूर पहुंचाते हुए जाना, और उनको बोल देना कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो मैग्नेट ब्रेन इज द सॉल्यूशन। एंड इवन जेई के अलावा और भी कोई कोर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पे आ सकते हो, क्योंकि यहां पे आपको मिल जाएगा सारे कोर्सेज, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।